अभिवादन। आज हम बात कर रहे हैं 12 जून 2025 की उस घटना की जिसने हम सबको हिला कर रख दिया। अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया विमान हादसा। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कई स्रोत हैं, मतलब अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, रॉयटर्स, एपी न्यूज़, गार्डियन, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, और कुछ शुरुआती जांच की जानकारी भी है। जी। तो आज कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों से समझें कि हुआ क्या था, मतलब असल में क्या घटनाक्रम था, क्यों हुआ जहां तक अभी पता चला है, और इसके नतीजे, इसके परिणाम क्या रहे हैं। सही। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये कई पहलुओं को समझने की कोशिश है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं जरा। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक डिटेल से। ये एयर इंडिया की उड़ान थी AI 171। हाँ, ये कुछ जगह इसे फ्लाइट 2025 भी कहा गया है। अच्छा, विमान था बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर, एकदम नया अत्याधुनिक विमान। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था ये। और जो बात इसे और भी ज्यादा भयानक बनाती है वो ये कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स बाद, मतलब मुश्किल से कुछ सेकंड्स में ही, ये अहमदाबाद के मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर क्रैश हो गया। ओ, हॉस्टल पर? हाँ, हॉस्टल की बिल्डिंग पर। और ये इसलिए भी इतनी बड़ी खबर बनी क्योंकि ये बोइंग का जो 787 ड्रीमलाइनर है ना, हाँ, ड्रीमलाइनर, उससे जुड़ा ये पहला इतना बड़ा और घातक हादसा था। मतलब इस प्लेन को बहुत सेफ माना जाता था, एक इमेज थी इसकी। सही का, ड्रीमलाइनर का पहला फेटल एक्सीडेंट होना ये अपने आप में बड़ी बात है। इसने जरूर एविएशन इंडस्ट्री को, यात्रियों के भरोसे को थोड़ा हिलाया होगा। बिल्कुल। अब जरा बात करते हैं कि हादसा कितना बड़ा था, स्केल क्या था इसका। विमान में रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 242 लोग थे, पैसेंजर्स और क्रू मिला के। और इसमें जो सबसे दुखद, दिल दहलाने वाली बात है वो ये कि विमान में जितने भी लोग थे लगभग सब मारे गए। सबके सब? हाँ, शुरुआती रिपोर्ट्स के हिसाब से तो सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बचा, बस एक। ये तो यकीन करना मुश्किल है। कौन था वो? हाँ, एक ब्रिटिश नागरिक थे, विश्वश कुमार रमेश। उनकी सीट थी 11A, इमरजेंसी एग्जिट के पास। अच्छा। उन्होंने बताया कि टेक ऑफ के फौरन बाद एक जोर का धमाका हुआ। प्लेन बुरी तरह हिलने लगा और फिर अंधेरा छा गया। ओह। किसी तरह उन्हें होश आया तो वो विमान के मलबे से बाहर निकल पाए। उनका बचना अपने आप में एक चमत्कार है। बिल्कुल, और शायद जांच के लिए भी वो एक अहम कड़ी होंगे, आखिरी पलों में क्या हुआ ये समझने के लिए। हाँ, हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत जरूरी बात यह है कि यह हादसा सिर्फ विमान तक ही सीमित नहीं था। हाँ, आपने बताया कि वो हॉस्टल पर गिरा था। बिल्कुल। तो विमान के हॉस्टल बिल्डिंग पर गिरने से जमीन पर भी बहुत नुकसान हुआ, जाने गईं। अच्छा, जमीन पर भी? हाँ, इससे हादसे की भयावहता और बढ़ जाती है। ये तो दोहरा झटका है, मतलब मरने वालों में सिर्फ विमान के यात्री नहीं थे। नहीं, जमीन पर मौजूद डॉक्टर्स थे, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, और कई रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी भी। ओह, विजय रूपाणी? हाँ, वो उस वक्त दुर्भाग्य से हॉस्टल परिसर में ही थे, किसी कार्यक्रम में शायद। हे भगवान, तो कुल मिला के कितने लोगों की जान गई होगी अगर जमीन और आसमान दोनों का मिलाएं तो? अलग अलग सोर्सेस को देखें तो ये आंकड़ा 240 से 260 के बीच बताया जा रहा है। 240 से 260, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। भारत के शायद सबसे भयानक हादसों में से एक। बिल्कुल, स्केल के हिसाब से तो ये वाकई दहला देने वाला है। ऐसी आपदा के बाद फौरन क्या कार्रवाई हुई, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह? जाहिर है घटनास्थल पर तुरंत बड़े पैमाने पर बचाव और राहत का काम शुरू किया गया। हाँ, किया ही गया होगा। NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, CISF जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी देखती है, हाँ, CISF, अहमदाबाद शहर और आसपास के जिलों की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस, वॉलंटियर्स सब फौरन मौके पर पहुंचे। लेकिन वो जगह, मतलब एक रिहायशी इलाका, हॉस्टल बिल्डिंग, जलता हुआ मलबा, बचाव का काम बहुत मुश्किल रहा होगा। बेहद चुनौतीपूर्ण, इसमें कोई शक नहीं। और एयरपोर्ट का क्या हुआ? रनवे के इतने पास हादसा हुआ तो? हाँ, एयरपोर्ट पे भी बड़ा असर पड़ा। अहमदाबाद एयरपोर्ट का ऑपरेशन फौरन रोक दिया गया। रोक दिया गया? हाँ बिल्कुल, सारी आने वाली फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया, जाने वाली कैंसिल हो गईं। सुरक्षा कारण भी थे, मलबे का डर और जांच की जरूरतें भी थीं। तो एयरपोर्ट कई घंटों तक बंद रहा। बाद में जब सेफ्टी कंफर्म हुई, रनवे क्लियर हुआ, तब जाके धीरे धीरे लिमिटेड फ्लाइट्स शुरू हो पाईं। समझ गया। इसने तो एयरपोर्ट की इमरजेंसी प्लानिंग का भी टेस्ट ले लिया होगा। बिल्कुल, कड़ी परीक्षा थी ये। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये हुआ क्यों, कैसे हुआ? ऐसे हादसों की जांच कैसे होती है? किसी भी प्लेन क्रैश के बाद सबसे जरूरी होता है कारण पता लगाना, ताकि आगे ऐसा ना हो। भारत में इसके लिए एक खास एजेंसी है, AAIB।
IAIB। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। बिल्कुल, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो। इन्होंने फौरन जांच अपने हाथ में ले ली। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इनका काम सिर्फ कारण ढूंढना होता है, किसी पर उंगली उठाना नहीं। और जांच के लिए सबसे जरूरी चीज होती है ब्लैक बॉक्स। वो मिला क्या? हाँ, ये अच्छी खबर है कि रेस्क्यू टीम्स ने मलबे से दोनों ब्लैक बॉक्स निकाल लिए हैं। दोनों मतलब FDR और CVR। हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। FDR में प्लेन की सारी तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड होती है, जी। स्पीड, हाइट, इंजन का परफॉर्मेंस, सब कुछ। और CVR में कॉकपिट की आवाजें। जी, पायलट्स की बातचीत, कॉकपिट में आने वाली आवाजें, अलर्ट्स, सब रिकॉर्ड होता है। इन दोनों का एनालिसिस ही बताएगा कि असल में हुआ क्या था। इसमें कितना वक्त लगता है? ये एनालिसिस तो काफी पेचीदा होता होगा। हाँ, ये लंबी और बहुत बारीकी से की जाने वाली प्रक्रिया है। जी। पहले डेटा निकालना, फिर उसे डिकोड करना, फिर उस डेटा को बाकी सबूतों से मिलाना पड़ता है। जैसे मलबे की जांच, मौसम की रिपोर्ट, ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड्स, चश्मदीदों के बयान, इन सब के साथ डेटा को क्रॉस चेक किया जाता है। इसमें कई महीने लग सकते हैं। अच्छा। और क्योंकि ये प्लेन अमेरिका में बना था, बोइंग 787 है, तो अमेरिका की NTSB और बोइंग के लोग भी आमतौर पर जांच में मदद करते हैं। तो क्या अभी तक कुछ पता चला है? कोई शुरुआती इशारा? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में एक अजीब सी बात आ रही थी। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा सा टेक्निकल और बहुत चिंताजनक हो जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है। हाँ। उसमें शुरुआती जांच की सूत्रों के हवाले से एक बात कही गई है जो काफी चौंकाने वाली है। क्या? रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि टेक ऑफ के फौरन बाद, मतलब शायद कुछ ही सेकंड्स में, प्लेन के दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच, हाँ, फ्यूल कंट्रोल स्विचेस, वो किसी तरह कट ऑफ पोजीशन में चले गए, मतलब बंद हो गए। दोनों इंजनों के एक साथ कट ऑफ, ये कैसे हो सकता है? असामान्य बात है। आमतौर पर ये स्विच इंजन को जानबूझकर बंद करने के लिए होते हैं, जैसे मेंटेनेंस में या आग लगने जैसी इमरजेंसी में। तो टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों का अपने आप बंद हो जाना, ये कैसे मुमकिन है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि दोनों इंजनों को फ्यूल सप्लाई अचानक बंद हो गई, पूरी तरह से। और प्लेन तो उस वक्त बहुत नीचे होगा, टेक ऑफ के तुरंत बाद। बिल्कुल, मुश्किल से कुछ 100 फीट की ऊंचाई पर। जब प्लेन ऊपर जा रहा हो और इंजन बंद हो जाए तो स्पीड और हाइट बहुत तेजी से गिरती है। तो पायलट्स के पास वक्त ही नहीं बचा होगा कुछ समझने का, रिएक्ट करने का, इंजन रिस्टार्ट करने का। शायद नहीं। इतनी कम ऊंचाई पर न तो वक्त था, नहीं शायद इतनी हाइट के वो रिकवर कर पाते। ये तो बहुत गंभीर बात है अगर ऐसा हुआ है। क्या पहले कभी ऐसा हुआ है, या ये ड्रीमलाइनर के डिजाइन की कोई दिक्कत है? देखिए, ये कहना अभी बहुत जल्दी होगी। जांचकर्ता जरूर इस बात की तह तक जाएंगे कि ये इंसानी भूल थी, कोई तकनीकी खराबी थी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, या फिर कॉकपिट के डिजाइन में ही कोई ऐसी प्रॉब्लम थी कि गलती से ये स्विच ऑपरेट हो गए। लेकिन यहाँ ये जोर देना बहुत जरूरी है कि ये जानकारी सिर्फ एक शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर है। हाँ, ये पक्का नहीं है अभी। बिल्कुल नहीं। AAIB की फाइनल रिपोर्ट और ब्लैक बॉक्स के पूरे एनालिसिस के बाद ही कंफर्म होगा कि असल में क्या हुआ। वो लोग दूसरी संभावनाओं पर भी गौर करेंगे, जैसे कोई और तकनीकी खराबी या कोई बाहरी चीज जैसे बर्ड हिट। हालांकि उसकी उम्मीद कम है। सही है, फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। इस हादसे का एक और पहलू अब सामने आ रहा है, वो है कानूनी कार्रवाई। हाँ, जाहिर है, इतना बड़ा हादसा हुआ है तो जवाबदेही का सवाल तो उठेगा ही। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि हादसे में मारे गए कई यात्रियों के परिवारों ने मिलकर अमेरिका की एक जानी मानी लॉ फर्म है, बीजली एलन, उसे हायर किया है। केस लड़ने में माहिर मानी जाती है, खासकर बड़ी कंपनियों के खिलाफ। इनका बोइंग के खिलाफ लड़ने का पुराना रिकॉर्ड है। 737 मैक्स वाले मामलों में भी ये शामिल थे। तो इनका निशाना कौन है, एयरलाइन या बोइंग? जानकारी यही है कि ये फर्म मुख्य रूप से बोइंग के खिलाफ केस फाइल करने की तैयारी में। अच्छा, विमान बनाने वाली कंपनी पे? हाँ, प्रोडक्ट लाइबिलिटी का केस। उनका तर्क ये हो सकता है कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के डिजाइन में या उसके किसी पुर्जे में, जैसे कि शायद इंजन कंट्रोल सिस्टम में, कोई कमी थी जिसके कारण ये हादसा हुआ। ये साबित करना कितना मुश्किल होता है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी? ये काफी मुश्किल होता है। उन्हें यह साबित करना होगा कि प्लेन या उसका कोई हिस्सा अनुचित रूप से खतरनाक था जब वो फैक्ट्री से निकला, और उसी खराबी की वजह से सीधा यह हादसा हुआ। इसके लिए उन्हें बोइंग के डिजाइन रिकॉर्ड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेस्टिंग डेटा और जाहिर है AAIB की जांच रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा। ये एक लंबी कानूनी लड़ाई हो सकती है। और भारत में क्या पीड़ित परिवार यहाँ भी कुछ कर रहे हैं? हाँ, सोर्सेज बता रहे हैं कि परिवार भारत में RTI
यानी सूचना का अधिकार कानून के तहत अर्जियां डालने की भी सोच रहे हैं। आरटीआई से क्या मिलेगा उन्हें? वो इसके जरिए जांच से जुड़ी जानकारी मांगना चाहते हैं, जैसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का ट्रांसक्रिप्ट, एएआईबी की जांच के कुछ हिस्से और दूसरी तकनीकी डिटेल्स। वो पारदर्शिता चाहते हैं। समझना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल, अपने प्रियजनों के साथ आखिरी पलों में क्या हुआ ये जानना चाहते हैं। ये कानूनी पहलू भी उतना ही जरूरी है। एएआईबी तो कारण और भविष्य की सेफ्टी पर फोकस करेगी। हाँ, और कानूनी कार्यवाही का मकसद होता है जवाबदेही तय करना और पीड़ितों को मुआवजा दिलाना। और इन मुकदमों से इंडस्ट्री पर दबाव भी बनता है कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और बेहतर करें। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, ये अहमदाबाद विमान हादसा वाकई कई मायनों में बहुत दुखद और अभूतपूर्व है। एक तो ये कि ये उस ड्रीमलाइनर का पहला घातक हादसा था। हाँ, जिस पर इतना भरोसा था। उसकी सेफ्टी इमेज पर सवाल उठ गए। दूसरा, नुकसान बहुत बड़ा था। विमान में लगभग सब मारे गए, जमीन पर भी लोग मारे गए। जी। और तीसरा, ये जो शुरुआती कारण सामने आ रहा है, दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच का बंद हो जाना, ये बहुत ही अजीब और चिंताजनक है। बिल्कुल। और ये हमें एक असहज करने वाले सच के पास ले जाता है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, कितने भी कड़े नियम हो, पायलट ट्रेनिंग हो, एविएशन कभी भी पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं हो सकता। ये हादसा एक तरह से याद दिलाता है कि सेफ्टी एक लगातार चलने वाली चीज है। हमेशा चौकन्ना रहना होगा, सुधार करना होगा, हर हादसे से सीखना होगा। ड्रीमलाइनर जैसे कामयाब विमान का ऐसे क्रैश होना दिखाता है कि आप कभी भी ढीले नहीं पड़ सकते। सही कहा। अब सबकी नज़रें एएबी की फाइनल रिपोर्ट पर टिकी हैं। उम्मीद है कि उससे न सिर्फ सही कारण पता चलेंगे, बल्कि कुछ ऐसी सिफारिशें भी आएंगी जिनसे आगे ऐसे हादसे रोके जा सकें। उम्मीद तो यही है। लेकिन इसके परे भी ये हादसा हमें सोचने पर मजबूर करता है। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, क्या हम इंसानी भूल या किसी अचानक आई तकनीकी खराबी के खतरे को कभी पूरी तरह खत्म कर पाएंगे? और जब ऐसा कुछ होता है तो हम उससे क्या सबक लेते हैं जो वाकई में बदलाव लाए? ये सवाल शायद रिपोर्ट आने के बाद भी हमारे साथ रहेगा।